हाँ जी, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो है कि द मीन वेट ऑफ 500 स्टूडेंट्स इज 60 kg एंड स्टैंडर्ड डाइवेशन इज 10 kg. Assuming that weight are normally distributed, find how many students have weight less than 45 kg. मीन हमें दिया हुआ है वेट में, ठीक है, कि भाई 500 अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनका 60 जो है, मीन जो दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डाइवेशन जो है वो 10 kg दी हुई है, और जो वेट डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव वेट लेस देन 45 kg. वो कह रहे हैं कि 500 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट जो है वो 45 kg से लेस देन है, कम है। तो ये भी एक तरीके से जो है वो प्रोबेबिलिटी ही होती है, और उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ 3 ही तरह की होती है। या तो लेस देन आ जाएगा, जैसे लेस देन 45 है ना, तो कभी लेस देन आ जाएगा, या इसकी जगह मोर देन आ जाएगा, या कभी बिटवीन आ जाएगा। इस 3 के अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मीन दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डाइवेशन दी जाएगी, लेस देन, मोर देन या बिटवीन के बारे में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, हमने डेटा बनाया, ठीक है। अच्छी जो मीन है ना उसको पॉपुलेशन मीन कहेंगे। तो जो पॉपुलेशन मीन है वो दिया हुआ 60 kg, तो हमने लिख दिया 60। स्टैंडर्ड डाइवेशन जो वो 10 दी हुई है, हमने स्टैंडर्ड डाइवेशन लिख दी 10। सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी जो थी वो लेस देन 45 थी, तो प्रोबेबिलिटी को मतलब लेस देन, मतलब इस तरीके से वर्डिंग में लिखा हुआ है ना, हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, मतलब लेस देन के साइन से हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी का P बनाते हैं हम, ब्रैकेट X बनाते हैं, लेस देन होता है तो लेस देन का साइन आ जाता है, जो नंबर दिया होगा हम वो नंबर लिख देते हैं 45। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वो X लेस देन 45 की करनी है, इजिकल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन 45। इसको वर्डिंग में भी लिख लेना है इस तरीके से। अब हम सॉल्व करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो है Z इजिकल टू एक्स माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डाइवेशन। Z इजिकल टू एक्स क्या है भाई हमारा 45, माइनस पॉपुलेशन मीन क्या है 60, स्टैंडर्ड डाइवेशन हमारी 10 है, ठीक है। 45 माइनस 60 माइनस 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 10। जब इसको इससे हमने डिवाइड करा, z इजिकल टू माइनस 1.5 आया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके ये आंसर ले आते हैं, इसके बाद हम इसको जी टेबल में भी सर्च करते हैं, ठीक है। देन हमने प्रोबेबिलिटी कौन सी मालूम करी है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 45 की, उसका आंसर क्या है और हमें उसको जी टेबल में देखना है। तो जब जी टेबल में देखने जा रहे होंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी की जगह p ही आ जाएगा, x की अब ब्रैकेट में x की जगह क्या आ जाएगा z, ठीक है। लेस देन है तो लेस देन का साइन ही आएगा। 45 की जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली वो माइनस 1.5 आई, हमने 45 की जगह माइनस 1.5 लिख दिया। अब हम इस नंबर को जी टेबल में सर्च करेंगे, वहां से टेबल उठाएंगे और हम इसको यहाँ लिख देंगे। तो इसका जो जी टेबल में जब हमने टेबल सर्च किया तो हमारा जो टेबल आया वो 0.0668 आया। जी टेबल आप लोगों को देखना आता होगा, आप लोगों की बुक की जो बैक साइड होती है वहाँ पे आप लोगों को जेड टेबल दिए गए होंगे, बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से सर्च करना होता है इस आंसर के थ्रू, ठीक है। ये जो आंसर हम लाएंगे ना ये हमारी मदद करेगा वहाँ पे जी टेबल सर्च करने में। तो उससे आप जी टेबल जो है वो देख लीजिएगा, आता होगा। अगर नहीं आता, कोई कन्फ्यूजन है कि जी टेबल मतलब कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई जी टेबल नहीं सर्च कर पा रहे, तो आप मुझसे ग्रुप पे शेयर करिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5A तो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5B देख लेते हैं, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। पैकेजेस फ्रॉम अ पेकिंग मशीन हैव अ मास विच नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 200 kg एंड स्टैंडर्ड डाइवर्शन 2g। अच्छा ये भी 2g है, 2 kg होगा ये शायद, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पैकेज फ्रॉम द मशीन वेट मोर देन 203g, और नंबर 2 जो बिटवीन 198.5g एंड 199.5g का मतलब है ग्राम। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे लेस देन की आ सकती है, मोर देन की आ सकती है, बिटवीन की आ सकती है। तो पहले जो मैंने आप लोगों को बताया है, जिसका ए पार्ट था उसमें मैंने आपको लेस देन बताया था। अब जिसका बी पार्ट है उसमें ये मोर देन आया और बिटवीन आया। इन 3 ही तरह की जो प्रोबेबिलिटी हमसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछी जाती है।
तो मोर देन को किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले डेटा प्रिपेयर करेंगे। पॉपुलेशन मीन 200 kg था और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ग्राम थी हमारी, ठीक है। सॉल्यूशन, अब मोर देन को किस तरीके से लिखें, प्रोबेबिलिटी x, मोर देन के साथ हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। 203 था, हमने 203 लिख दिया। इसको हमने वर्डिंग में भी लिख दिया, ठीक है, इसको हमने वर्डिंग में भी लिख लेना है, ठीक है। अब वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, z इजिकल टू एक्स माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। z इजिकल टू एक्स क्या था हमारा 203, माइनस का साइन ऐसे आ गया। पॉपुलेशन मीन क्या था भाई 200 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2 थी। 203 को माइनस कर देंगे 200 से और डिवाइड कर देंगे 2 से। 203 को पहले माइनस कर दिएगा 200 से तो आपके पास 3 आएगा, 2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो जी टेबल देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये लिखते हैं कि हमने कौन सी प्रोबेबिलिटी जो है वो पता लगाई है। तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 203 की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करी है, इजिकल टू उसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, p की जगह p ही लिखेंगे, x की जगह बस z आ जाएगा, मोर देन की जगह मोर देन का साइन ही होगा। 203 की प्रोबेबिलिटी हमने 1.5 निकाली है तो 203 की जगह हम 1.5 लिख देंगे। अब हम इसकी मदद से जी टेबल में टेबल सर्च करेंगे तो उसका टेबल आएगा 0.9332, ठीक है। लेकिन मोर देन में एक चेंज ये होता है कि जब आप ये आंसर ले आएंगे फिर आप इसका जी टेबल सर्च कर लेंगे, तो जी टेबल देखने के बाद आपने इसको 1 से माइनस भी करना है, ठीक है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा और ये लाजमी, जब भी मोर देन की प्रोबेबिलिटी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, आप बिल्कुल वही मतलब जैसे लेस देन में करते हैं कि पहले आंसर ले आते हैं फॉर्मूला लगा के, फिर हम इसको जी टेबल में सर्च कर लेते हैं, जी टेबल लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे भाई, जी टेबल हमने सर्च करके यहाँ पे लिखा, अब हमने 1 में से माइनस कर दिया, जो 1.5 का जी टेबल निकाला था 0.9332, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा ना वो ये होगा 0.0668। और ये सिर्फ मोर देन में रूल फॉलो होगा कि हम जी टेबल देखने के बाद हम 1 में से इसको माइनस भी करेंगे और फिर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा मोर देन प्रोबेबिलिटी का फाइनल आंसर होगा। लेस देन में ऐसे नहीं होगा। लेस देन में आप क्या करेंगे, आंसर लाके जी टेबल सर्च करा, बस लिख दिया। बस मोर देन में क्या करेंगे, आपने आंसर निकाला, जी टेबल सर्च किया, जी टेबल को 1 से माइनस कर दिया, जो भी जी टेबल आएगा आपने उसको 1 से माइनस कर देना है, फिर जो आंसर आएगा आपका वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसका फाइनल आंसर आया 0.0668, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम बिटवीन देख लेते हैं। बिटवीन थोड़ी चेंज है, ठीक है, लेस देन मोर देन की तरह नहीं है, ये थोड़ी चेंज है। तो अच्छा, बिटवीन को किस तरीके से लिखना है, बिटवीन में जैसे कि हम लेस देन को इस तरीके से लिखते हैं x लेस देन 203, नहीं मोर देन था ना तो हमने क्या लगा दिया x मोर देन 203, यहाँ लेस देन था तो हमने लिख दिया s लेस देन 45 की प्रोबेबिलिटी निकालें। बिटवीन में हम किस तरीके से लिखेंगे भाई, बिटवीन में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि p ब्रैकेट 198.5 था लेस देन x लेस देन 199.5, ठीक है। ये फिक्स बात है कि बिटवीन का जब भी हमारे पास जो है वो आएंगे, हम क्या करेंगे कि पहला नंबर लेंगे 198.5, लेस देन लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, फिर लेस देन लगाएंगे, फिर 199.5 लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करिएगा आप लोग, मतलब ये ध्यान में रखिएगा कि बिटवीन में ना पहले छोटा नंबर होना चाहिए और बाद में बड़ा नंबर होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि बड़ा नंबर पहले दे देते हैं और बाद में छोटा नंबर दे देते हैं, तो इसमें से आपको देखने में क्या लग रहा है कि छोटा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली बात है कि ये वाला छोटा नंबर है। 198.5 जो है 199.5 से छोटा है, इसलिए पहले छोटा नंबर लिखेंगे, फिर लेस देन का साइन लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, फिर लेस देन लिखेंगे, फिर बड़ा नंबर जो होगा वो 199.5 था वो हमने लिख दिया, ठीक है। इजिकल टू इसको हमने वर्डिंग में भी लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट बिटवीन 198.5g एंड 199.5, ये रहा, सही है। इस तरीके से हमने इसको लेस देन में भी कर दिया और इस तरीके से कर दिया। अब आप लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे लेस देन ही क्यों लगाया है, मतलब इसकी लॉजिक क्या है, यहाँ पे मोर देन भी तो हो सकता है, यहाँ पे लेस देन भी तो हो सकता है, ये है ना कि यहाँ पे मैंने लेस देन ही क्यों लगाया। अच्छा, आगे जितनी भी आपके पास जो है वो बिटवीन की प्रोबेबिलिटी आएगी उसमें लेस देन ही लगेगा। इसकी लॉजिक ये है कि उन्होंने जो है वो प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछी है भाई, उन्होंने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है 198.5 एंड 199.5, ठीक है। मतलब बिटवीन, इनके दरमियान की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि इनके दरमियान की प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, हमसे जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है वो दरमियान की प्रोबेबिलिटी। तो इनके दरमियान में जो नंबर है उसको हम x कह देते हैं भाई। इनके दरमियान में जो नंबर है वो बिल्कुल, इनके दरमियान में जो नंबर है वो क्या है, इस नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि 198.5 के बाद बड़ा नंबर आएगा ना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये जो यहाँ पर बड़ा नंबर है। अच्छा, ये पॉइंट में आप लोग को मसला और होगा, मैं ऐसे बताऊंगी। जैसे कि उसने बोला कि भाई 2 and 4 की मतलब बिटवीन, ये दे दिया कि भाई बिटवीन 2 and 4, पहले छोटा नंबर दिया फिर बड़ा नंबर। वो कह रहा है भाई बिटवीन 2 and 4 इनके दरमियान की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो इनके दरमियान में जो नंबर है वो कौन सा है भाई, 2 के बाद क्या आता है 3 और फिर 4 आएगा। तो इनके दरमियान में जो नंबर है वो है 3। तो वो जो नंबर है वो 2 से बड़ा है ना, इसलिए मैं क्या लिखूंगी भाई 2 जो है वो लेस देन x। मतलब जो मैं ये x पता लगाऊंगी, मतलब मुझे x में क्या, ये 3 पता लगाना है। तो ये जो 3 है वो 2 से बड़ा है, तो मैं लिखूंगी भाई 2 जो है ना वो लेस देन x है। और ये जो 4 है वो इससे बड़ा है, तो मैं लिखूंगी भाई x जो है वो लेस देन है 4 से। ठीक है, मतलब मुझे जो है वो जो प्रोबेबिलिटी बिटवीन की पता लगानी है वो इससे बड़ी होगी और इस नंबर से छोटी होगी। इसलिए मैंने क्या लिखा भाई 2 लेस देन x, x लेस देन 4। मतलब 2 जो है वो लेस देन है x से और x लेस देन है 4 से। इसलिए कभी भी बिटवीन की प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी तो बिल्कुल यहाँ पे लेस देन ही का ही लगेगा, मोर देन का नहीं लगेगा कभी भी। तो इसलिए मैंने लिखा 198.5 लेस देन x, x लेस देन 199.5। मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो इससे बड़ा होगा और इस नंबर से छोटा होगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे वर्डिंग में भी लिख दिया। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकलेगी कि हमने बिल्कुल एज इट इज़ ये उतारा भी ऐसी, इजिकल टू इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पहले x लेस देन 199.5 की निकलेगी, फिर x लेस देन 198.5 की निकलेगी। फिर जब ये दोनों प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर लेंगे तो आपस में इन दोनों प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर लेंगे, ठीक है ना, इसका z टेबल देख लेंगे, उसके बाद इन दोनों प्रोबेबिलिटी को आपस में माइनस कर देंगे तो हमें बिटवीन की प्रोबेबिलिटी का पता चलेगा। सही है, तो किस तरीके से, पहले हमने प्रोबेबिलिटी s लेस देन 199.5 माइनस प्रोबेबिलिटी s लेस देन 198.5, पहले बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फिर छोटे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उससे पहले x लेस देन ही लिखेंगे, मोर देन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले जो है वो 99.5 की निकाल लेते हैं फिर 198.5 की निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दी कि प्रोबेबिलिटी s लेस देन 199.5 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी s लेस देन 198.5 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, z इज इक्वल टू x क्या है यहाँ पे 199.5, पॉपुलेशन मीन क्या है 200 और स्टैंडर्ड डाइवर्शन 2 है। ठीक है, तो हमने पॉपुलेशन मीन की जगह 200 लिख दिया, स्टैंडर्ड डाइवर्शन की जगह 2 लिख दिया। 199.5 को माइनस करा 200 से तो हमारे पास माइनस 0.5 आया, 2 ऐसी का ऐसी आ गया। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करा तो माइनस का 0.25 आया। ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। इसके लिए प्रोबेबिलिटी s लेस देन 198.5, z इज इक्वल टू x माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डाइवर्शन। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यूज पुट करते हैं। z इज इक्वल टू x क्या है 198.5 माइनस पॉपुलेशन मीन हमारा 200 था और स्टैंडर्ड डाइवर्शन 2 थी। z इज इक्वल टू 198.5 में 200 को माइनस करूंगी तो माइनस का 1.5 आएगा, 2 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। जब मैं इसको आपस में डिवाइड करूंगी तो माइनस का 0.75 आएगा। ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। अब मैं z टेबल में इसको सर्च करूंगी। तो z टेबल में सर्च करने का क्या तरीका होता है, पहले हम लिखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी हमने पता लगाई है, हमने कौन सी प्रोबेबिलिटी पता लगाई है, प्रोबेबिलिटी s लेस देन 199.5 इज इक्वल टू p, x की जगह z आ जाएगा, लेस देन की जगह लेस देन ही रहेगा, और जो 199.5 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी है वो आई है माइनस 0.25। ठीक है, इसका z टेबल जब मैंने देखा तो 0.4013 आया। फिर मैं इसको लिखूंगी तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 198.5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी p का p ऐसे आ जाएगा, x की जगह z आ जाएगा, लेस देन की जगह लेस देन ही रहेगा। 198.5 की प्रोबेबिलिटी आई है माइनस 0.75, जो 198.5 की जगह में लिख दूंगी माइनस 0.75। इसका z टेबल सर्च करा तो 0.2266 आया। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपस से माइनस कर दूंगी z टेबल देखने के बाद। ठीक है, मैंने इन दोनों के आंसर पता लगाए, फिर इनके z टेबल देखे, अब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो प्रोबेबिलिटी s लेस देन 199.5 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी s लेस देन 198.5 से। तो इसका आंसर आया था 0.4013
और इसका आंसर आया था 0.2266। ठीक है, इन दोनों का आपस में माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 0.1747, 0.1747। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 का जो बी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जेड टेबल देखने में कोई कंफ्यूजन हो तो ग्रुप में मुझसे पूछ लिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि जेड टेबल किस तरीके से सर्च किया जाता है। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या है, अ टाइप ऑफ 200 वेट लाइट बल्ब हैज बीन फाउंड टू हैव अ मीन लाइफ ऑफ 2000 आवर्स एंड स्टैंडर्ड डाइवर्शन ऑफ 250 आवर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल 81 बल्ब्स विल हैव एन एवरेज लाइफ ऑफ फेवर देन 19 वो ये 1920 है 1920 आवर्स। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए, देखें हमें मीन दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड डाइवर्शन दी हुई है, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। फेवर देन का मतलब क्या होता है, लेस देन। ठीक है, मैंने इसमें 3 तरह बताया था, या लेस देन आ सकता है, या मोर देन आ सकता है, या बिटवीन आ सकता है। अच्छा, लेस देन को फेवर देन भी कहते हैं, जैसे इस नाम से भी आ सकता है, और लेस देन जो है वो ब्लो के नाम से भी आ सकता है। मैं इसके नाम भी आप लोगों को बता दूं, हमेशा जो है वो ये नहीं कि लेस देन के नाम से ही आएगा। देखें, अगर लेस देन आएगा, ये मैं बता देती हूँ, जैसे कि लेस देन जो है ना वो ब्लो के नाम से भी आ सकता है, या वो फेवर देन के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तो आप उसको लेस देन ही कंसिडर करेंगे। मोर देन जो है वो या तो मोर देन के नाम से आएगा, या वो आएगा अबव के नाम से। ठीक है, तो आपने उसको मोर देन ही कंसिडर करना है। बिटवीन जो है वो ओनली बिटवीन के नाम से ही आएगा, बिटवीन का कोई सिमिलर नेम नहीं आएगा। ठीक है, बिटवीन के ही नाम से आएगा। तो ये याद रखिएगा कि लेस देन ब्लो के नाम से भी आ सकता है, फेवर देन के नाम से भी आ सकता है, मोर देन जो है वो अबव के नाम से भी आ सकता है, तो उसको एक ही कंसिडर करिएगा, बिटवीन के नाम से ही आएगा। तो यहाँ पर आया फेवर देन 1920। तो यहाँ तो ये ठीक है, तो हमें मीन दी हुई है, स्टैंडर्ड डाइवर्शन पूछी और फेवर देन की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमसे पूछा गया है एक तरीके से। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वो उसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ये है कि यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है 81। ठीक है, 81 मतलब यहाँ पे बल्ब की बात की है कि भाई एक बल्ब, एक किस्म 200 वॉट का एक किस्म का बल्ब है, उसकी जो मीन लाइफ है वो 2000 है, इसकी स्टैंडर्ड डाइवर्शन जो है वो 250 घंटे। ठीक है ना, मतलब ये घंटों में दी हुई उसकी मीन लाइफ है, स्टैंडर्ड डाइवर्शन भी। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या होगी कि 81 बल्ब है। ठीक है ना, 81 बल्ब दिए हुए। तो अगर कोई भी, जैसे कि ये तो मीन हो गया भाई, ये स्टैंडर्ड डाइवर्शन हो गई। ठीक है, और ये लेस देन की जो प्रोबेबिलिटी वो हम मालूम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये 81 जो चीज़ है ये तो एक्स्ट्रा दे दी ना, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम स्मॉल एन कंसिडर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो बल्ब लाइट की हो रही है, और उस बल्ब लाइट की यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है। तो हम क्वांटिटी को किससे शो करते हैं, स्मॉल एन से शो करते हैं। तो फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आपने डेटा बनाया, डेटा में आप क्या लिखेंगे कि भाई ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू प्रोबेबिलिटी सॉल्व होगी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि हमें एन भी दिया हुआ है 81, पॉपुलेशन मीन 2000 आवर्स और स्टैंडर्ड डाइवर्शन 250 आवर्स। तो सॉल्यूशन हमने लिखा, लेस देन को किस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट x लेस देन 1920। ठीक है, और उसको हमने वर्डिंग में भी लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी फेवर देन 1920। फॉर्मूला एज इट इज वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लेगा, z इज इक्वल टू x माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डाइवर्शन। लेकिन इसमें भाई एक्स्ट्रा चीज़ है n। अब इस n को कहाँ सेटल करें हम, तो इस n को हम सेटल कर देंगे स्टैंडर्ड डाइवर्शन के नीचे, वो भी रूट में। ठीक है, यहाँ तक तो फॉर्मूला बिल्कुल वही है ना कि x माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डाइवर्शन। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ n भी है, तो इस n को हम कहाँ सेटल करेंगे, स्टैंडर्ड डाइवर्शन के नीचे, वो भी रूट में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड डाइवर्शन के नीचे रूट में हमने क्या लिख दिया, n। अब वही, अब ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया। कभी कभार क्या होगा, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछी जाए लेस देन, मोर देन या बिटवीन की, और आपको n दे दिया जाए, तो उस n को आप कहाँ सेटल कर देंगे, स्टैंडर्ड डाइवर्शन के नीचे। तो ये जब n दे दिया जाए तो फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। z इज इक्वल टू x क्या था भाई 1920, माइनस का साइन ऐसे आ गया, पॉपुलेशन मीन 2000 था, स्टैंडर्ड डाइवर्शन 250 थी, रूट में हमने 81 लिख दिया, क्योंकि n क्या था 81, वो भी हमने रूट में लिखना है।
z इज इक्वल टू 1920 को माइनस कर देंगे 2000 से तो -80 आएगा। 250 ऐसे ही रहा, 81 का रूट लिया तो ये 9 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, z इज इक्वल टू -80 ऐसे ही रहा। जब मैंने 250 को 9 से डिवाइड करा तो मेरे पास आंसर आया 27.78। अब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आया -2.88। ठीक है, अब मैं z टेबल में देखूंगी, उसको देखने का क्या तरीका होता है कि मैं पहले लिखूंगी भाई प्रोबेबिलिटी s लेस देन 1920 निकालनी थी मुझे, इज इक्वल टू p x की जगह z लेस देन की जगह लेस देन, और 1920 की प्रोबेबिलिटी निकली है -2.88। उसका मैंने जब z टेबल देखा तो 0.0020 आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5C कंप्लीट हो गया। ठीक है, कभी कभार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हो, मतलब कैलकुलेट कर रहे हो और n दे दिया जाए, मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की नीड होती है बस उसमें, तो n भी दे दिया जाए यहाँ पर, तो आप n को कहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे सेटल कर दिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी पार्ट था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, डी पार्ट क्या है इसका, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वेयर x रिप्रेजेंट द आउटकम व्हेन अ डाई इज टॉस। सवाल जो है ना बस आपका फाइंड से लेके टॉस तक है। ठीक है, ये आपका सवाल में नहीं मिक्सअप, सवाल आप लोगों का बस इतना है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वेयर x रिप्रेजेंट द आउटकम व्हेन अ डाई इज टॉस। वो कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू पता करें x की। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसे कहेंगे, मीन को कहेंगे। एक ऐसा पीछे क्वेश्चन आया था जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी गई थी और हमसे मीन पूछा गया था। तो जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमसे मीन कैलकुलेट करना हो तो उसको मीन भी कहते हैं और उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। सही है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू के नाम से आए उसको आप मीन ही कंसिडर करिए कि वो मीन ही पूछा गया, लेकिन मीन अलग तरीके से बिल्कुल। ठीक है, मीन किस तरीके से निकलेगा, अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे जो मीन निकाला था हमने वो कैसे निकाला था, हमने जो मीन निकाला था कैसे निकाला था, ई एक्स इजिकल टू समीशन एक्स पी एक्स, मतलब एक्स को प्रोबेबिलिटी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो समीशन होगा वो हमारा मीन कहलाएगा। तो मीन हो या एक्सपेक्टेड वैल्यू हो एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू के नाम से पूछा है तो इसका मतलब उन्होंने मीन ही पूछा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जो मीन निकलता है ना वो वाला मीन पूछा है इन्होंने। तो उन्होंने कोई नहीं दिया हुआ है, ना उन्होंने हमें x दिया हुआ है, ना उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि हम x को px से मल्टीप्लाई करें उसका समीशन हम लिखें ना, ऐसे कोई बात ही नहीं की। तो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वेयर x रिप्रेजेंट द आउटकम व्हेन अ डाई इज टॉस। तो उन्होंने x की जो x हम निकाल सकते हैं उसकी एक हिंट दी हुई है। वो कह रहे हैं कि x किस चीज से रिप्रेजेंट होगा, द आउटकम व्हेन अ डाई इज टॉस। एक डाई हम टॉस करेंगे उसके जो आउटकम्स आएंगे वो हमारा x कहलाएगा। अच्छा, एक डाई जब हम टॉस करते हैं, टॉस मतलब वो जो लीडू वाला जो छक्का होता है उसको हम टॉस, वो डाई कहते हैं, उसको डाई कहते हैं ना, जो लीडू वाला जो छक्का होता है। तो हम अगर जैसे कि एक डाई है उसको हम टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके आउटकम्स क्या, आउटकम्स कह लो रिजल्ट्स कह लो एक ही बात है। तो अगर हम एक डाई टॉस करते हैं तो हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जब हम एक डाई टॉस करते हैं तो 1 से 6 तक हमारे पास रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, ना 1 से कम ना 6 से ज़्यादा, 1 से 6 तक आ सकते हैं। तो हमने लिखा कि हमारा जो x है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, कि जब हम एक डाई टॉस करते हैं तो हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और हमारा 6 आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस x की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन x पी एक्स, कि हम x को प्रोबेबिलिटी x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो समेशन होगा वो हमारा मीन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x कैसे निकलेगी, यहाँ पे चेंज थोड़ी निकलेगी प्रोबेबिलिटी। देखें, हमने लिखा 6, यहाँ पर हमने लिखा कि एक डाई जब हम टॉस करते हैं तो उसके 6 रिजल्ट्स आ सकते हैं। यहाँ पे टोटल लिखेंगे रिजल्ट्स। ठीक है, कि हमारे जो टोटल रिजल्ट्स हैं वो 6 आएंगे। तो हम देखेंगे कि 1 के उसमें चांसेस कितने हैं। तो जब हम एक डाई टॉस करेंगे तो 1 एक ही दफ़ा आ सकता है। ठीक है, जब हम एक डाई टॉस करेंगे तो हमारा 2 जगह 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है, एक ही जगह 1 आ सकता है। तो हम लिख देंगे कि 1। जब हम एक डाई टॉस करेंगे और उसके 6 रिजल्ट्स आएंगे तो हमारे 1 आने के चांसेस एक ही दफ़ा हैं।
ठीक है, मतलब एक ही दफ़ा 1 आ सकता है। हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि भाई 6 रिजल्ट्स आते हैं, एक डाई टॉस करते हैं, तो 2 कितनी दफ़ा आ सकता है भाई, एक ही दफ़ा आएगा। इसी तरीके से 3 में भी ये होगा कि भाई एक डाई हम टॉस करते हैं तो उसके 6 रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें से 3 जो है वो एक ही दफ़ा आ सकता है। 4 में भी यही होगा, 5 में भी यही होगा, 6 में भी यही होगा कि 6 रिजल्ट्स अगर आते हैं तो 4 के आने के चांसेस एक ही दफ़ा है, 6 रिजल्ट्स अगर आते हैं तो 5 के आने के चांसेस एक ही दफ़ा है, 6 रिजल्ट्स अगर आते हैं तो 6 के आने के भी एक ही दफ़ा है, मतलब उसके चांसेस आने के एक ही दफ़ा है। जब एक डाई हम टॉस करते हैं तो 2 जगह हमारा 6 आ सकता है, मतलब 2 जगह हमारा 6 नहीं आएगा ना, हमारा एक ही जगह 6, मतलब इन तमाम नंबर्स के आने के जो चांसेस हैं वो एक एक ही दफ़ा है, कि एक दफ़ा ही आ सकता है, 1 टाइम ही आ सकता है। तो इसलिए हमने नीचे टोटल रिजल्ट्स लिखे और ऊपर हमने सब के 1 1 लिख दिया कि 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आई, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आई, इसकी भी 1/6 आई, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6 और इसकी भी 1/6, कि 6 रिजल्ट्स अगर आते हैं तो उसमें एक ही दफ़ा चांसेस है कि 1 टाइम ही आ सकता है। तो ये हमने 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी निकाल ली। हम क्या करेंगे, x को px से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। मैंने आप लोग को बताया था कि जब कांस्टेंट एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है, 1 1 ज़ा 1 और 6 नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 6 नीचे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 6 नीचे आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 6 नीचे आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 6 नीचे आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब एक फ्रैक्शन जो है वो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है ना, तो इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 और इसके जो नीचे 1 है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर, तो 1 6 ज़ा 6। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को दोबारा भी बता सकती हूँ ये पेज बिल्कुल। ठीक है, जैसे एक कांस्टेंट है, ठीक है, और वो हम उसको माइनस कर रहे हैं जैसे 1 डिवाइड बाय 6 से। ठीक है, अगर देखा जाए तो 1 को 1 डिवाइड बाय 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, देखें जब एक कांस्टेंट एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो अकेला कांस्टेंट है ना इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, और जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसको अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये गलत है, 1 6 है, तो जब एक कांस्टेंट एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब एक, ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि जो अकेला कांस्टेंट है यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करते हैं, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा और 1 6 ज़ा 6। जब दो फ्रैक्शन हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो 1 1 ज़ा 1 और 1 6 ज़ा 6। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो आया है वो आया है 1 6। अब इसका मैं किस तरीके से लिखूंगी, भाई 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये 6 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 के नीचे कुछ नहीं है 1 है तो 1 6 ज़ा 6। इसी तरीके से 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 6 ज़ा 6। 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 के नीचे कुछ नहीं है 1 है तो 1 6 ज़ा 6। 6 1 ज़ा 6, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 हो गया। अब इन सबको प्लस कर देंगे, इन सबको जब तुम प्लस करोगी, अच्छा अब इनको प्लस करने का एक जो है वो सिंपल तरीका क्या है कि अगर, अब देखो ये जो प्लस हो रहा है ना वो इस तरीके से हो रहा है, मैं आप लोग को एक बताती हूँ। ठीक है, देखें ये मैं, अच्छा यहाँ पर जो है ना ये प्लस, अब आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये जो फ्रैक्शन है मैं इनको आपस में मैंने प्लस कैसे किया। ठीक है, तो देखें मैंने 1, सबसे पहले मैंने 1 6 लिया, इसको मैं प्लस करूँगी 2 6 में। ठीक है, 2 6 में, इसको प्लस करूँगी 3 6 में। ठीक है, फिर इसको प्लस करूँगी 4 6 में, फिर इसको प्लस करूँगी 5 6 में, फिर इसको प्लस करूँगी 6 6 में। ठीक है, मतलब ये ऐसे प्लस होगा ना, ये तमाम फ्रैक्शन है और ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अब प्लस करने का क्या तरीका होता है, अगर इन फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन है और नीचे के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम उनको एक जगह लिख देंगे और ऊपर जितनी भी वैल्यूज दी गई होंगी ना उनको हम प्लस कर देंगे, और नीचे के जो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको एक ही जगह लिख देंगे, और ऊपर से जितने भी नंबर हैं वो प्लस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो प्लस हो रहे हैं आपस में, तो मैंने क्या करा, नीचे के तमाम डिनोमिनेटर्स को मैंने बस एक ही जगह लिख दिया, भाई 6 6 है। ठीक है ना, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको एक ही जगह करके लिख दिया, मतलब एक ही लिख देते हैं बस, जैसे 6 6 है ना तो मैंने इसको एक ही जगह बस 6 लिख दिया।
ठीक है। और ऊपर के जो नंबर्स हैं वो प्लस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे। तो मैंने क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरीके से। जब मैंने इनको आपस में प्लस किया तो ये जो आया वो 21 आया और 6 ऐसे ही आ गया। तो जब मैंने x को px से मल्टीप्लाई करा तो इसका आंसर आया ये, ठीक है। मैंने 1 बाय 1 जो है वो x को px से मल्टीप्लाई करती रही, तो मेरा आंसर जो आया है वो ये आया है। मैंने तमाम फ्रैक्शन को आपस में प्लस किया तो मेरा आया 21/6, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जैसे पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, रफ कॉलम में जो इस तरीके से प्लस करिएगा, ठीक है ना। और फिर उसका जो फाइनल आंसर आप ऐसे इस तरीके से निकाल लें तो आपने फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखी है आपने, EX = समेशन x px। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर होता है कि x को px से मल्टीप्लाई करना, उसका जो समेशन होगा वो हमारा मीन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाएगा। तो हमने x को px से मल्टीप्लाई करा, उसका जो समेशन आया वो आया है 216, तो इसका आंसर आया 216। अब यहाँ पे जो समेशन x px आया है ना वो इस तरीके से फ्रैक्शन में आया है, तो मैं क्या करूँगी, फ्रैक्शन को ख़त्म करूँगी। तो 2 1 को डिवाइड करा 6 से तो मेरे पास आंसर आया 3.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5D जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हो या मीन हो मतलब एक ही बात है, लेकिन सिर्फ प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में हमें मीन कैलकुलेट करना हो या एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहा जाता है और इसको मीन भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो ये आंसर जो है मतलब इस तरीके से आंसर नहीं होता, आपके पास आंसर होता है 3.5, तो आप इसको ऐसे ही रहने दी। तो कभी भी आपके पास जो है इस तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब x को px से जब आप मल्टीप्लाई करें और उसका समेशन इस तरीके से फ्रैक्शन में आए तो आपने फ्रैक्शन ख़त्म करना है और उसका आंसर एक नंबर में लाना है, ठीक है। मतलब वर्टिकली फॉर्म में लाना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो आंसर आया वो 3.5 हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब आपका कंप्लीट हो गया है।